हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन एम्पलीफायर। और ये वीडियो है पार्ट 2 हमारे मेजॉरिटी सीरीज़ का। फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, जैसे स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं उनके यूजेस की, कि हम पार्लियामेंट में कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से उनका यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए हम स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ करते हैं, वो हम समझेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना है तो क्या प्रोसीजर होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए क्या प्रोसीजर होगा उनको रिमूव करने के लिए। किसी स्टेट में आपको काउंसिल ऑफ स्टेट ऐड करना है या फिर रिमूव करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। किसी स्टेट की असेंबली में आपको स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना है। किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करना है, आपको इमरजेंसी लगानी है, या फिर आर्टिकल 368 के अंदर आपको कोई अमेंडमेंट करना है, या फिर आपको किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करना है, तो इन सब में क्या प्रोसीजर होगा वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेसिकली इन सब चीज़ों में दो तरह की मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। एक है इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी डे टू डे कामों में यूज़ आती है, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सेपरेटली जनरली कहीं यूज़ नहीं होती। उसे हम क्लब कर देते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, और उसे स्पेशल मेजॉरिटी का ही पार्ट बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम मोटी मोटी दो तरह की मेजॉरिटी की बात करेंगे। एक है इफेक्टिव मेजॉरिटी, दूसरी है स्पेशल मेजॉरिटी। तो देखिए, हम इसे याद कैसे रखेंगे कि इफेक्टिव मेजॉरिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। कि जो भी हाउसेज हैं, चाहे वो हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउस हो, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा रिस्पेक्टिवली, या फिर हमारे स्टेट की कोई किसी भी स्टेट की असेंबली हो, या स्टेट की काउंसिल हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो किसी स्टेट की, तो उन सब में जो उनके हेड्स हैं और डेप्यूटी हेड्स हैं, उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए चाहिएगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो फॉर एग्जांपल, हमें हमारे अगर राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करना है, जो कि हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को रिमूव करना है तो हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें लोकसभा के स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना है तो हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हमें चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव करना है तो हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और हमें अगर किसी स्टेट के स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, जो उनकी असेंबली है, उसके स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना है तो हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशल मेजॉरिटी की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है, वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिएगी। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिएगी। अगर आपको आर्टिकल 368 के अंदर कोई अमेंडमेंट लाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन लाना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, आप इमरजेंसी लगाना चाहते हैं देश में। या फिर आपको किसी स्टेट में अगर काउंसिल ऑफ स्टेट को रिमूव करना है या ऐड करना है तो वहाँ आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम इनको याद रखेंगे कि ये जो उनके हाउस के हेड्स हैं और डेप्यूटी हेड्स हैं, वहाँ पर इफेक्टिव मेजॉरिटी, और इन चीज़ों में स्पेशल मेजॉरिटी, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वांट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। और सवाल ये है कि फ़िलहाल अभी के लिए लोकसभा के स्पीकर कौन हैं, साथ के साथ वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी हैं, वो कहाँ से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए हमने देख लिया कि स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन किस तरह से वो होगा, देखिए ये सब बताया गया है आर्टिकल 61 में। कि अगर आपको कभी भी कि हाउस को लगता है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं तो उन्हें वो इम्पीच कर सकते हैं। तो कोई भी हाउस उसके लिए चार्ज लेके आ सकता है। तो देखिए, उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। कम से कम 14 दिन पहले आपको, रिजोल्यूशन लाने से 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा हाउस में कि हम ये रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं, और उसके बाद ही वो रिजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस, इस तरीके से आपको उसे पास कराना पड़ेगा। तो इसको हम समझते हैं, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए, अगर आपको प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको एक नोटिस लाना पड़ेगा। वो नोटिस कम से कम 14 दिन पहले आएगा रिजोल्यूशन से। तो रिजोल्यूशन से लगभग 14 दिन पहले आप एक नोटिस दोगे
कि हम ये रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं। उसके बाद उस नोटिस जब 14 दिन हो जाएंगे तो उस जो रिजोल्यूशन आप लेके हैं उस पर डिस्कशन होगा और उसे पास किया जाएगा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस। यानी कि एक तरह से जो आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, यानी कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, उसका 2/3 मेजॉरिटी हमें चाहिएगी उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। अब इस तरह का चार्ज अगर प्रेफर हो जाता है तो फिर इस तरह का चार्ज अगर एक बार एक हाउस में पास हो गया तो उसे फिर दूसरे हाउस में भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर दूसरा हाउस भी इन्वेस्टिगेट करता है और उसके बाद उसे लगता है कि ये चार्ज ठीक है, वो उनको हेल्ड रखता है, तो फिर क्या होगा, तो उसे दूसरे हाउस में भी पास कराना पड़ेगा। सिमिलरली 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से उसे दूसरे हाउस में भी पास कराना पड़ेगा। एक बार ही अगर दोनों हाउसेज में पास हो गया तो फिर ये जो रिजोल्यूशन है ये इफेक्ट रखता है ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट को रिमूव करने का इफेक्ट ये रखता है फ्रॉम द डेट ऑफ विच द रिजोल्यूशन इज़ पास्ड। तो इस तरह से प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। तो अगर आपको प्रेसिडेंट को रिमूव करना है 14 दिन पहले आप एक नोटिस दीजिए। उस नोटिस पे कम से कम 1/4 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस के साइन होने चाहिए। उसके बाद उसे एक हाउस में पेश किया जाएगा। उस हाउस में वहाँ पर चाहिए आपको टोटल मेंबरशिप का, ये जो है टोटल मेंबरशिप का 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिएगा। उसके बाद दूसरे हाउस में आपको भी सिमिलरली टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 2/3 मेजॉरिटी से उसे पास कराना पड़ेगा, तब ही आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो क्या होगा, देखिए वाइस प्रेसिडेंट तो क्या है, पूरे देश का है। वाइस प्रेसिडेंट एक तरह से आपके अपर हाउस का चेयरमैन भी है, यानी कि आपकी राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो वहाँ पर उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कंपैरेटिव टू लोकसभा। तो एक तरह से अगर हम देखें तो अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव करना है तो कम से कम 14 दिन पहले आपको उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा कि हम ये रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं। तो एक बार आपने वो नोटिस दे दिया तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब आप सभी को पता है कि ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी हमें चाहिएगी। तो हमें राज्यसभा में इसके लिए चाहिएगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। पहले 14 दिन पहले नोटिस दिया, उसके बाद राज्यसभा में हमने इफेक्टिव मेजॉरिटी से इसको पास कराया। उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में हमें चाहिए केवल सिंपल मेजॉरिटी। तो ये याद रखिए, वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन हैं तो वहाँ पर उनको रिमूव करने के लिए चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी, लेकिन लोकसभा में हमें चाहिए केवल सिंपल मेजॉरिटी। वाइस प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट भी रिमूव कर सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उन्होंने कोई इलेक्टोरल माल फंक्शन की है या फिर वो क्राइटेरिया को राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें रिमूव कर सकता है। तो किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, सबसे पहले आप एक नोटिस लाएंगे कम से कम 14 दिन पहले। उसके बाद राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से आपको उसे पास करना पड़ेगा। ये इफेक्टिव मेजॉरिटी है, यानी कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 50% से ज़्यादा। और उसके बाद उसे लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, यानी कि ये लोग तो थे ही नहीं, प्रेजेंट एंड नॉट वोटिंग है, ये लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, इसमें से 50% से ज़्यादा, ये होगी सिंपल मेजॉरिटी। ये हम बड़े ही डिटेल में पार्ट 1 में समझ चुके हैं इन्फोग्राफिक्स के साथ। अब अगर आपको डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को रिमूव करना है तो क्या चाहिएगा, तो उसके लिए आपको चाहिए केवल इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो अगर कोई भी मेंबर है जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, उन्हें आप एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे काउंसिल ऑफ स्टेट में, राज्यसभा में, और उसके बाद इस इफेक्टिव मेजॉरिटी से आप उन्हें इम्पीच कर सकते हैं। तो किस तरह से होगा, देखिए आर्टिकल 90 आपको इस बारे में बताता है कि आपको अगर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को रिमूव करना है तो आपको क्या करना होगा। तो इसमें 3 क्लॉज हैं कि या तो डेप्यूटी चेयरमैन किस तरह से हट सकते हैं कि मान लीजिए वो मेंबर ही नहीं रहे काउंसिल के, यानी कि उनकी मेंबरशिप ही ख़त्म हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि वो अपना रेजिग्नेशन दे दें रिटर्न में। और तीसरा ये हो सकता है कि वो मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है, हमने पार्ट 1 में समझा था कि जहाँ पर भी लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, यानी कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से आप उनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही चीज़ है कि आपको 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। तो अगर आपको डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करना है तो आप एक नोटिस दीजिए 14 दिन पहले, और उसके बाद आप राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से उन्हें रिमूव कर सकते हैं।
लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है? देखिए, लोकसभा में भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जिस तरह से राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन है, उसी तरह यहाँ पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है। तो इनकी इंपॉर्टेंस लोकसभा में है, उनकी इंपॉर्टेंस थी राज्यसभा में। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को हम रिमूव कर सकते हैं बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी इन द लोकसभा, यानी कि लोकसभा में आप 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ जो माइनस वैकेंसीज, यानी कि उस समय जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा है उससे आप इसको पास कर सकते हैं और उन्हें रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि स्पीकर को एक और तरीके से चीज़ से रिमूव हो सकते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर ये कहा गया था कि अगर स्पीकर किसी भी बिल को मनी बिल कह देते हैं और उसका रॉन्ग सर्टिफिकेशन होता है, यानी वो बिल मनी बिल था ही नहीं और स्पीकर ने उसे मनी बिल डिक्लेयर कर दिया, तो इसे भी इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर माना जाएगा और इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के द्वारा भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है। लेकिन हम मेजॉरिटी की बात करें तो वहाँ पर हम मेनली इफेक्टिव मेजॉरिटी की का ही ये मेथड देखेंगे। तो अगर आपको डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर को रिमूव करना है लोकसभा के, तो आपको ये लोकसभा है 545 सीट्स है, वहाँ पर आपको इफेक्टिव मेजॉरिटीज़ चाहिएगी, यानी कि टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसीज और उनकी मेजॉरिटी। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करना है, देखिए इस पर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आपको ब्रेन एम्पलीफायर पर मिल जाएगा। यहाँ हम बड़े ही ब्रीफ में इसको समझेंगे कि अगर आपको किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो उसके लिए आपको चाहिएगा प्रेसिडेंट का ऑर्डर। प्रेसिडेंट के ऑर्डर से पहले प्रेसिडेंट किस बिहाफ पर ऑर्डर निकालेगा कि आपने हाउस में उसे पास करा दिया, तो उसके लिए भी आप पहले नोटिस देंगे, नोटिस के बाद उस पर डिस्कशन होगा। और यहाँ पर आपको चाहिए कि दो तरह की मेजॉरिटी, पहला है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, प्लस आपको चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये हम मेजॉरिटी फर्स्ट पार्ट में बड़े डिटेल में समझ चुके हैं कि इसमें कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर हमें ये मेजॉरिटी चाहिए कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का और मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप का। उसके बाद जो है एक 3 मेंबर कमेटी बनती है और वो सब बड़ा डिटेल में हमने सेपरेट वीडियो में समझा है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालते हैं और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीच किया जा सकता है। अगर आपको किसी स्टेट में काउंसिल ऐड करनी है या रिमूव करनी है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या मेथड होगा? देखिए, इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ ही स्टेट्स में है। आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइए कितने स्टेट्स में है और कौन कौन से वो स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिना गूगल किए। तो अगर आपको किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड करनी है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल आप स्टेट से रिमूव करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? तो उसके लिए उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी। रेजोल्यूशन किस तरह से पास होगा? यहाँ पर भी दो तरह की मेजॉरिटी चाहिए कि पहली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि टोटल मेंबरशिप का मोर देन 50% प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस टोटल मेंबरशिप का 50% से ज़्यादा। इस तरह से अगर उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक रेजोल्यूशन पास कर देती है तो उसके बाद पार्लियामेंट बाई एक लॉ लाकर वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव कर सकती है या फिर ऐड कर सकती है, जिस चीज़ के लिए भी ये रेजोल्यूशन लाया गया हो। तो वहाँ की स्टेट असेंबली जो है एक तो क्या करेगी, जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है उसकी 50% से ज़्यादा वहाँ पर मेजॉरिटी मिलनी चाहिए उस चीज़ को। साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि आपके जो टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है जो कि हैं ये रेड प्लस ग्रीन, इसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कि ये लोग हैं, ये वैकेंट सीट्स हैं, ये एब्सेंट हैं और ये प्रेजेंट एंड नॉट वोटिंग हैं। इसके बाद अगर आपको स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी ही चाहिएगी। तो इसके लिए क्या कहा गया है? देखिए, मेनली तो हम क्लॉज सी की बात करेंगे, लेकिन हम क्लॉज ए क्लॉज बी को भी देख लेते हैं कि अगर आपको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ असेंबली किन किन तरीके से सीट वैकेट हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि वो उनकी मेंबरशिप का टाइम ही ख़त्म हो जाए तो ये सीट वैकेट हो जाएगी। दूसरा, वो रिज़ाइन कर दें
तो भी ये सीट वैकेट हो जाएगी। और तीसरा ये है कि इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से 14 दिन पहले एक नोटिस दिया जाए कि हम ये रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं, और वहाँ की जो असेंबली है वो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास कर दे, यानी कि ऑल द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट, ऑल द देन मेंबर्स नॉट प्रेजेंट, सॉरी, ऑल द देन मेंबर्स की मेजॉरिटी से इस चीज़ को पास कर दे, तो वहाँ के स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को असेंबली के को रिमूव किया जा सकता है। तो यानी कि अगर ये मेरा टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पर वैकेंट सीट्स को हम हटा दें, तो बची हुई सीट्स का मोर देन 50% ये कह दे कि हम ये स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को हटाना चाहते हैं, तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद हम देखें, अगर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन की अगर इमरजेंसी लगानी है आपको, तो उसके लिए भी आपको एब्सोल्यूट प्लस स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो मेथड क्या होगा कि इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पेश करना होगा, और 1 महीने के भीतर आपको उसे रेजोल्यूशन को अप्रूव कराना होगा, वरना वो अपने आप ही 1 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। 1 महीने के बाद अगर अप्रूव भी हो गया, उसके बाद भी आपको उसे हर 6 महीने में फिर से अप्रूव कराना पड़ेगा, वरना वो वापस से एक्सपायर हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों में जितनी बार भी आप ये अप्रूवल करा रहे हैं हाउसेज में, वहाँ पर आपको चाहिए कि एब्सोल्यूट प्लस स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि वहीं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब हो गया टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 50% से ज़्यादा, और स्पेशल मेजॉरिटी में आपको चाहिए 2/3, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इस तरह से आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, हर 6 महीने में उसे आपको रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपको आर्टिकल 368 के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है, ये हम पार्ट 1 में भी समझ चुके हैं, तो भी आपको एब्सोल्यूट प्लस स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो इसके लिए अगर आप कोई भी बिल लेके आते हैं, तो उसमें आपको चाहिए एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब हो गया कि टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस का 50% से ज़्यादा। साथ के साथ आपको चाहिए कि स्पेशल मेजॉरिटी, जिसमें आपको चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 से ज़्यादा। तो ये अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है, तो उसके लिए आपको ये मेजॉरिटी चाहिए होगी हाउसेज में। अगर आपको वो कुछ स्टेट्स में भी रेटिफाई कराना है, देखिए 2 तरह के आर्टिकल 368 में आप ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कुछ हो सकते हैं जहाँ पर आपको स्टेट के रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पर आपको मोर देन 50% स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, एक तो ये आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस का 50% से ज़्यादा, और साथ के साथ आपको चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 से ज़्यादा। इसके बाद हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। तो इसमें भी आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होगी। आर्टिकल 183 इस बारे में बात करता है। तो मेनली क्लॉज सी हमें बताता है कि हम किस तरह से उन्हें रिमूव कर सकते हैं। क्लॉज ए ये कहता है कि सीट अपने आप वैकेट हो जाएगी अगर उनकी मेंबरशिप का टाइम खत्म हो गया। क्लॉज बी कहता है कि वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, और क्लॉज सी कहता है कि आप 14 दिन पहले एक नोटिस दीजिए और उसके बाद आप रिजोल्यूशन लेके आइए और उसे इफेक्टिव मेजॉरिटी से आप पास कराइए। इफेक्टिव मेजॉरिटी से कैसे कि आप ऑल द देन मेंबर्स जो हैं, यानी कि टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंट सीट्स, उसका आप 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी लेके आइए, और आप इस तरह से चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको रिमूव कर सकते हैं। ये रिजोल्यूशन आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही लाना पड़ेगा, यानी कि ये अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर आप वैकेंट सीट्स हटा दीजिए, बाकी जो सीट्स बची उनका आप 50% से ज़्यादा लेकर आइए। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको मेजॉरिटी सीरीज़ के दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे और कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट लाइक, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।